नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सामान्य विशेषताओं की चर्चा पिछले 2 वीडियो से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन, स्थापत्य, सामाजिक जीवन, धर्म और राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। पूर्व में आपको बताया भी जा चुका है कि यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, जिसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता की सामान्य विशेषताओं के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज ये अंतिम भाग 3, जिसके अंतर्गत हम सामान्य विशेषताओं के बचे हुए पक्षों जैसे आर्थिक जीवन, लिपि, कला, विज्ञान एवं तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कृषि आता है। कृषि के रूप में देखें तो प्रमुख रूप से जो मुख्य फसलें खाद्यान्न के रूप में उनके द्वारा उपजाई जा रही थी वो गेहूं और जौ थी। और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही थी। अन्य फसलें जो उनके द्वारा लगाई जा रही थी, जिनके प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, वे राई, सीसम, तिल, कपास, मटर तथा कई प्रकार के अन्य फल और सब्जियों का भी ये लोग उत्पादन कर रहे थे। सामान्यतः ये लोग रबी की फसल बोया करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में ये लोग काट लेते थे। कालीबंगा से जो हमें प्रमाण मिले हैं और कुछ अन्य जगहों से भी प्रमाण मिले हैं, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लकड़ी के हल का प्रयोग ये लोग खेती के लिए कर रहे थे। हालांकि यह प्रयोग सीमित प्रकार से ही किया जा रहा था, बड़े पैमाने पर हल का प्रयोग नहीं हो रहा था। सामान्य तौर पर कुदाल जैसे उपकरण का प्रयोग करते थे, जिससे भूमि को खोद करके और बीज बोया जाता था। कृषि के बाद जो दूसरा पक्ष आर्थिक जीवन का आता है वो है व्यापार और वाणिज्य। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए यह कहा भी जाता है कि यह व्यापार मूलक सभ्यता थी, यानी व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और संभवतः व्यापारियों का इस सभ्यता के समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा करता था। दोनों ही प्रकार के व्यापार सिंधु सभ्यता वालों के द्वारा किए जाते थे, अंतर्देशीय और व्यापारीय, अंतर्देशीय और विदेशी। तो अंतर्देशीय मतलब अपने ही देश में आपस में व्यापार होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों का लाना आयात निर्यात होता था। इसी प्रकार से विदेशों से भी किया जाता था। भुगतान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को दिया जाता था। इसमें किसी प्रकार की करेंसी या मुद्रा के प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। मोहरों का प्रयोग हमें मिला है, मोहरें मिलती हैं सिंधु सभ्यता से, लेकिन वे मोहरें केवल पहचान चिन्ह के रूप में अंकित की जाती थी, वे मुद्रा के रूप में या करेंसी के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रही थी। भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली से ही हो रहा था। यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार के प्रमाण हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख रूप से यदि अंतर्देशीय व्यापार की बात की जाए तो उसमें राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत तथा बिहार से व्यापार होता था। और विदेशी
व्यापार में तत्कालीन जो अन्य सभ्यताएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया, सुमेर तथा बहरीन से इनके व्यापारिक संबंध थे। व्यापार के रूप में प्रमुख रूप से आयात और निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, और किन किन प्रमुख देशों से क्या आयात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता था, इसको एक सारणी के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी, यानी किन वस्तुओं को बाहर से सिंधु सभ्यता के निवासी मंगाया करते थे। जैसे सोना है, ये अफगानिस्तान, पर्शिया और दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान तथा अरब से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान और बिहार से आता था। बहुमूल्य पत्थर जैसे लाजवर्द, नीलहरित, स्टेटाइट, ये अफगानिस्तान और पर्शिया से आता था। शंख, मूंगा और मोती के लिए ये लोग महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा दक्षिण भारत पर निर्भर थे। और मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं, इनमें कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, जौ, तेलीय बीज, और विनिर्मित वस्तुओं में, तैयार की हुई वस्तुओं में सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्ति, हाथी दांत एवं हड्डी के आभूषण आदि प्रमुख थे। तो ये सारणी काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सारणी को अच्छे से हमें याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी मुख्य आयात की जाने वाली वस्तुएं थी, कौन कौन सी वस्तुएं मुख्य रूप से निर्यात की जाती थी, और कौन सी वस्तु कहाँ से आयात की जाती थी, और यहाँ से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कौन कौन से विनिर्मित उत्पाद थे और कौन कौन से कृषि उत्पाद थे। अब व्यापारिक संबंधों की पुष्टि के संदर्भ में कुछ हमें प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं कि विदेशी व्यापार कैसे होता था, मतलब किन किन देशों से होता था। तो उसमें हम देखेंगे कि एक प्रमुख सुमेरीय अभिलेख मिला है जिसमें मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि कर रहा है। मेलुआ शब्द जो है सिंधु घाटी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सुमेरियन साहित्य दो मध्यस्थ पड़ावों की भी बात करता है, यानी जब यहाँ से जलीय माध्यम से व्यापार होता था तो जो जहाज वगैरह जाते थे या नावें जाती थी, वो दो जगह पर रास्ते में रोका करती थी। वे दो पड़ाव थे, डिलमन और मगन, जिनकी वर्तमान में हम देखते हैं तो बहरीन और मकरान के रूप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त हमें मेसोपोटामिया से कई सिंधु मोहरें प्राप्त हुई है और हड़प्पा से मेसोपोटामिया की कई बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यानी आपस में व्यापारिक संबंध थे, इसकी पुष्टि अभिलेख से तो हो ही रही है, सुमेरियन अभिलेख से। साथ ही साथ में मोहरें भी एक दूसरे स्थान से प्राप्त होना ये बताता है कि ये आपस में इनका व्यापारिक संपर्क था। इसके अतिरिक्त लोथल से कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, जो कि विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है और पूर्व में जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा भी की है। इस कृत्रिम बंदरगाह का प्रमाण मिलना ही यह बताता है कि जलीय व्यापार प्रमुख रूप से उस समय किया जाता था। मोहरों पर जहाज का चित्र मिलना तथा सुत्का-गेंडोर एवं बालाकोट के अन्य साक्ष्य विदेश व्यापार के अस्तित्व के संकेत देते हैं। यानी मोहरों पर जहाज का चित्र मिल रहा है और सुत्का-गेंडोर एवं बालाकोट से भी इस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं। हड़प्पा क्षेत्र में एच प्रकार के कब्रिस्तान विदेशियों के आगमन की सूचना देते हैं, जो मेसोपोटामिया के कब्र से मिलता जुलता है। यानी मेसोपोटामिया जिस प्रकार की कब्र बनाई जा रही थी, उस प्रकार के कब्रिस्तान हड़प्पा के क्षेत्र से भी मिले हैं। एच प्रकार के कब्रिस्तान जो ये संपर्क देते हैं कुछ विदेशी हो सकता है कि यहाँ पर बस गए होंगे और उन्होंने अपना
पृथक कब्रिस्तान बनाया होगा और वो एच प्रकार के कब्रिस्तान उसी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। सिंधु लिपि। सिंधु निवासी लिखने की कला से परिचित थे। उनकी लिपि वर्णनात्मक से अधिक भाव चित्रात्मक प्रतीत होती है, यानी पिक्टोग्राफिक लिपि थी उनकी, जिसमें भाव और चित्रों का समन्वय था और प्रत्येक वर्ण किसी ध्वनि या भाव का द्योतक है। अभी तक इसमें लिपि में 250 से लेकर 400 तक संकेत चिन्ह लगभग पहचाने गए हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधुवासी उस समय में लेखन कला से परिचित हैं और भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जा रही है, जिस प्रकार से उर्दू का हम लोग लिखते हैं। कुछ स्थानों पर बाएं से दाएं का उल्लेख भी मिलता है। इतिहासकारों ने इसका संबंध विभिन्न पुरानी लिपियों से करने का प्रयास किया है। कुछ इसे ब्राह्मी का पूर्व रूप मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे प्राग द्रविड़ या संस्कृत से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, कुछ इतिहासकार इसे मेसोपोटामियन लिपि का भारतीयकरण भी मानते हैं। तो अभी तक यह लिपि क्योंकि पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा चुकी है, इस कारण अभी तक विशेष इस बारे में कहना संभव नहीं है, लेकिन इसको पढ़े जाने के उपरांत सिंधु सभ्यता के अन्य तथ्यों पर भी विस्तार से प्रकाश पड़ पाएगा। सिंधु कला की बात करें तो शिल्प कला की दृष्टि से सिंधु घाटी के लोग सोना, चांदी, सीसा, तांबा, कांसा, पकी हुई ईंटों, पत्थरों व टेराकोटा का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए कर रहे थे। हालांकि एक बात विशेष है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। विभिन्न धातुओं का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था। ऐसा अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर पता लगता है। लोहे के प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। विभिन्न प्रकार के आकर्षक आभूषण बनाए जा रहे थे, जैसे जिनके बारे में डिटेल में हमने सामाजिक जीवन में पढ़ा था। चित्रों से सुसज्जित मोहरों का निर्माण हो रहा था। विभिन्न मोहरें मिली हैं जिन पर बहुत सारे चित्र अंकित हैं। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, रक्षात्मक हथियार मिले हैं। ये सभी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सिंधुवासियों का शिल्प कला की दृष्टि से ज्ञान काफ़ी उन्नत था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये इसका चित्र भी दिया गया है कांसे की नर्तकी की मूर्ति का। इसको ध्यान से देखें कि नृत्य मुद्रा में एक स्त्री खड़ी है और ये कांसे की पूरी निर्मित है। इसके अलावा चलायमान विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। जो इस प्रकार के खिलौने मिले हैं जिनमें पहिए वगैरह लगे हुए हैं और उनको चला सकते हैं, तो ये उनके उत्कृष्ट कला का ज्ञान बताते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न भवनों को देखकर भी जो निर्माण किया जाता था, उससे लगता है कि राजगीर का पेशा भी काफ़ी लाभप्रद रहा होगा और ये भी उनकी कला का ही परिचायक है कि विभिन्न भवनों का निर्माण ये लोग पकी हुई ईंटों की सहायता से कर रहे थे। मोहरें। सिंधु सभ्यता से मोहरें जो मिली हैं वो स्टेटाइट या शैलखड़ी की निर्मित हैं और लगभग विभिन्न पुरा स्थलों से अभी तक 2000 मोहरें उत्खनन में प्राप्त हो चुकी हैं। इन मोहरों पर विभिन्न प्रकार के चित्र भी अंकित हैं, जैसे एक सींग वाला बैल, वृक्ष, मातृ देवी, पशुपति, जहाज आदि की आकृतियाँ आदि ये सब इस पर अंकित हैं। उसके अतिरिक्त सिंधु लिपि के कुछ अभिलेख भी इसमें लिखे गए हैं, हालांकि उनका अभी तक हम पठन नहीं कर पाए हैं। मोहरों का प्रयोग लेन देन में या करेंसी या मुद्रा के रूप में नहीं होता था। जैसा कि मैंने अभी पहले पूर्व में भी बताया कि इनका प्रयोग व्यापारियों द्वारा अपनी वस्तु पर पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए किया जाता था। यानी कौन सी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी तो उस पर पहचान चिन्ह अंकित कर दिया जाता था, जिससे जहाँ वो वस्तु प्राप्त की जाती है उसको आराम से चिन्हित किया जा सके। तो इसका प्रयोग व्यापारियों द्वारा वस्तुओं पर पहचान चिन्ह अंकित करने के लिए किया जाता था। करेंसी या मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो रहा था। मोहरें हमें कई आकृतियों की और आकारों की मिली हैं, जैसे गोल भी हैं, आयताकार भी हैं, अन्य कई आकार भी इनके मिलते हैं, लेकिन गोल मोहरें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, यानी गोल मोहरें सर्वाधिक प्रचलन में थी। कुछ बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जो संभवतः सुमेरियन प्रभाव हैं
और सुमेरियन मोहरों के समान हैं। विज्ञान और तकनीक के बारे में चर्चा करें तो संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली से सिंधुवासी परिचित थे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोगों के निदान हेतु जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग भी ये लोग किया करते थे। कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी 2 उदाहरण प्राप्त होते हैं, यानी किसी की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई है और उसके भी 2 उदाहरण हमें मिले हैं। और धातु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ये लोग ज्ञाता थे। विभिन्न प्रकार के धातुओं का मिलना, उनका मिश्रण करना, नवीन धातु का निर्माण करना, ये सब इनके द्वारा किया जा रहा था। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और ईंटों को पका करके प्रयोग करना, ये भी इनकी तकनीक और विज्ञान का प्रभाव है। धन्यवाद।